डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी हमारे द्वारा एडिट, अनुवादित और अनुकूलित की गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता मिलती है तो वो मात्र संयोग है। और सबसे जरूरी बात, ये कहानी YouTube पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसका संपादन और अनुवाद विशेष रूप से हमारे द्वारा किया गया है। एपिसोड 391। ललित की बहन। जय सिंह अपने हाथ पीछे बांधकर चल रहा था। दूर से ललित का पीछा करते हुए गांव तक वापस आ गया। ललित बहुत अच्छे मन में था। चलते चलते धीरे धीरे गुनगुना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन बहुत प्रसन्न हो। कभी कभी जब उसे सड़क के किनारे सुंदर जंगली फूल दिखते तो वो रुककर उन्हें सूंघता। अगर उसे उनकी सुगंध अच्छी लगती तो वो उन्हें तोड़ लेता। और कुछ ही समय में उसने एक सुंदर फूलों का मुकुट बना लिया था। अचानक ललित रुक गया। जय सिंह ने ध्यान से देखा। ललित के सामने रास्ते पर एक नन्ही चिड़िया थी, जिसके अभी तक पूरे पंख भी नहीं उगे थे, और वो जोर जोर से चहचहा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक चूजा है जो गलती से अपने घोंसले से गिर गया था। उसके बगल में दो बड़ी चिड़िया चूजे के चारों ओर व्याकुलता से चहचहा रही थी। स्पष्ट रूप से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ललित को पास आते देख वे और भी जोर से चहचहाने लगी, जैसे उन्हें डर हो कि ललित उस नन्ही चिड़िया को कोई हानि पहुंचाएगा। शेरू ने सबसे पहले उस नन्ही चिड़िया को देखा और तुरंत उत्साहित हो गया, उस पर झपटने के लिए तैयार। लेकिन ललित ने पुकारा, शेरू वापस आ जाओ। शेरू ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा, फिर वापस ललित की ओर, और अनिच्छा से ललित के पास लौट आया। ललित ने अपने कदम रोक दिए, चारों ओर ऊपर देखा और चिड़िया का घोंसला खोज निकाला। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो पास गया, बड़ी सावधानी से चूजे को उठाया, उसे अपनी पीठ पर रखी, बांस की टोकरी में रखा और फिर घोंसले के पास चढ़ गया। उसने सावधानी से चूजे को वापस घोंसले में रख दिया। जय सिंह पीछे से ये पूरी प्रक्रिया देख रहा था। उसके होठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। ललित के जीवन के हालात उसके शिष्य कालू से काफी मिलते जुलते थे, और उनकी जीवन शैली भी। फिर भी उन दोनों के चरित्र पूरी तरह से अलग थे। कालू का हृदय क्रोध से भरा था। उसकी आत्मा में मारने की इच्छा उबल रही थी। जब तक उसकी मारने की इच्छा समाप्त नहीं होती, उसकी शक्ति कभी बढ़ना बंद नहीं करती और वो तेजी से शिखर पर पहुंच जाता। दूसरी ओर ललित के मन में जरा भी द्वेष या क्रोध नहीं था। भले ही दुनिया ने उसके साथ इतना कठोर व्यवहार किया हो, उसका हृदय अभी भी इसके लिए प्रेम से भरा था। एक छोटा लड़का अपने परिवार का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए और फिर भी अपने हृदय की ऐसी पवित्रता बनाए रखने में सक्षम था, ये वास्तव में असाधारण था। घर पहुंचने पर ललित फुर्ती से सुबह का नाश्ता तैयार करने में लग गया। जब जय सिंह रसोई में घुसा तो ललित ने उसे देखा और मुस्कुराया, बड़े भैया, इतनी जल्दी उठ गए, तुम मुझसे भी जल्दी नहीं उठे हो। जय सिंह ने उत्तर दिया, ओ मुझे सुबह सुबह पहाड़ों में जाना था, नहीं तो बहुत सी चीजें चली जाती, ललित ने मुस्कुराते हुए कहा। जय सिंह ने सिर हिलाया, चूल्हे के सामने आग जलाने में मदद करने के लिए बैठ गया और ललित को व्यस्तता से पूरियों के लिए आटा गूंथते, सब्जी पकाते और सूप बनाते हुए देखता रहा। 2 घंटों में एक शानदार नाश्ता तैयार था। फिर ललित अपनी बहन के कमरे के दरवाजे पर गया। पहले अपना कान लगाकर सुनने लगा और फिर सावधानी से दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर न मिलने पर उसने दोबारा नहीं खटखटाया, बल्कि मुड़कर आंगन में वापस चला गया। वो विद्यालय के काम से इतनी थक जाती है कि जब भी वापस आती है तो सुबह देर तक सोती है। ललित ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भैया, आप पहले बड़ी दीदी को क्यों नहीं जगा देते और आप दोनों नाश्ता कर ले, कोई आवश्यकता नहीं। जय सिंह ने उत्तर दिया, हम दोनों खा सकते हैं, वो भी शायद देर से उठेगी। ठीक है फिर, ललित ने कहा और मेज को बाहर ले आया, जहां उसने और जय सिंह ने एक साथ नाश्ता किया। सुबह लगभग 10 बजे माया और पिंकी एक के बाद एक उठीं। माया अपने कमरे से बाहर निकली। उसके बाल अभी भी बिखरे हुए थे
लेकिन जय सिंह ने कल जो मेकअप लगाया था वो आधा उतर चुका था, जिससे वो अब और भी सुंदर लग रही थी। पिंकी एक दुबली पतली हाई स्कूल की छात्रा थी। ज्यादा लंबी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत ऊंची एडी के जूते पहने हुए थे। उसने सादे विद्यालय की वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन जब कोई उसके पास से गुजरता तो भी उसके ऊपर से मेकअप की तेज गंध महसूस की जा सकती थी। जय सिंह ने थोड़ा माथा सिकोड़ा सोच रहा था कि इतने साधारण घर के वातावरण में उसे मेकअप करने और सजने संवरने का समय और मन कैसे मिल जाता है। पिंकी कमरे से बाहर निकली अपना सिर खुजलाते हुए, और जय सिन्हा को आखिरकार उसका चेहरा साफ साफ देखने को मिला, जिसे देखकर वो मौके पर ही स्तब्ध रह गया। उसने इस लड़की को पहले भी देखा था 2 बार। एक बार कल रात वेला में, जब एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके चेहरे पर नोटों की गड्डी फेंकी थी और उसने चुपचाप पैसे उठाकर छोड़ दिया था। दूसरी बार वापस आते समय, जब वो एक कार में एक आदमी के साथ अंतरंग हो रही थी और फिर पैसे लेकर चली गई थी। भले ही उसने अब मेकअप नहीं किया था, जय सिन्हा फिर भी उसे कल रात वाली लड़की के रूप में पहचान सकता था। इस क्षण जय सिन्हा को ऐसा लगा जैसे उस पर कोई भारी प्रहार हुआ हो। उसने ललित की ओर देखा, जो पिंकी को बड़े प्यार से देख रहा था, जैसे उसकी दुनिया में केवल उसकी छोटी बहन ही हो। जय सिन्हा को अपने हृदय में एक अवर्णनीय पीड़ा महसूस हुई। उसे ये भी नहीं पता था कि वह ललित की आंखों में कैसे देखे। वो ललित को ये कैसे बता सकता था कि जिस बहन को वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और संजोता है, वो बाहर ऐसे काम कर रही थी। ललित के हृदय में उसे विद्यालय में कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि अंततः एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके, एक अच्छे व्यक्ति से विवाह कर सके और एक सुखी जीवन जी सके। ललित सुबह से शाम तक काम करता था, शायद आधी रात को सोता और सुबह 4 बजे उठता। उसकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो वो कर सकता था। ध्यान रहे, ललित उसी की उम्र का था। वे जुड़वा भाई बहन थे। ललित केवल 5 मिनट पहले पैदा हुआ था, लेकिन उसने सारी जिम्मेदारियां उठा ली। अपने युवा कंधों पर पूरे परिवार को सहारा दिया, उसके भविष्य का समर्थन किया। फिर भी वो पतित हो गई थी, ऐसे काम कर रही थी। जय सिंह को जो बात सबसे ज्यादा समझ से बाहर लगी वो ये थी कि अगर वो अपना शरीर बेचने और अपनी गरिमा को त्यागने को तैयार थी, तो उसके कमाए हुए पैसे कहाँ गए, और उसे अभी भी एक सप्ताह के जीवनयापन के खर्च के लिए 100 रुपए की चिंता करने के लिए ललित की आवश्यकता क्यों थी। ध्यान रहे, उसके लिए जीवनयापन का खर्च जुटाने के लिए ही ललित ने जय सिंह और दूसरों को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करने का सहारा लिया था। जय सिन्हा को अभी भी याद था कि जब आसपास के लोग उसका उपहास उड़ा रहे थे, तो ललित ने कोई परवाह नहीं की थी। लेकिन जब उसे डर लगा कि जय सिंह उसके घर नहीं आएगा, तो वो इतना चिंतित हो गया कि वो लगभग घुटने टेकने को तैयार था। इन 2 लोगों के जीवन के रास्ते इतने अलग कैसे हो सकते थे। उसी क्षण माया भी पास आ गई। उसकी नजर पिंकी से मिली। पिंकी ने जय सिन्हा और माया को नहीं पहचाना, लेकिन माया ने उसे पहचान लिया। माया का चेहरा आश्चर्य से भर गया और उसने पिंकी की ओर इशारा किया। उसका मुंह खुला रह गया। जय सिंह जल्दी से उसके पास गया और फुसफुसाया, पहले खाते हैं, बात मत करो। माया ने जय सिंह की ओर देखा और फिर पिंकी की ओर एक पल के लिए सोचा और फुसफुसाया, क्या ललित जानता है? जय सिंह ने ललित की ओर देखा, जो खुशी खुशी पिंकी के लिए मुंह धोने का पानी तैयार कर रहा था, और धीरे धीरे अपना सिर हिला दिया। माया का भाव और भी उदास हो गया और उसने फुसफुसाया तो उसे कितना दर्द होगा। तो कुछ मत कहना, जय सिंह ने फुसफुसाया। माया चुप हो गई और काफी देर बाद फुसफुसाई, वो जितना देर से जानेगा उतना ही दर्दनाक होगा। जय सिंह ने आह भरी। वो निश्चित रूप से जानता था, लेकिन सच में वो बस सहन नहीं कर सकता था। पिंकी के साथ एक ही मेज पर खाना खाते समय जय सिंह ने उस पर एक नजर डालने के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसकी भौहें तुरंत तन गई। पता चला पिंकी का विद्यालय में एक प्रेमी था। ये प्रेमी अंडरवर्ल्ड में शामिल था और पिंकी से 3 साल बड़ा था।
पिंकी इस प्रेमी से बहुत प्यार करती थी। उसी ने उसे इस रास्ते पर धकेला था, क्योंकि उसके प्रेमी ने कहा कि वो एक व्यवसाय शुरू करना चाहता है। एक कंपनी खोली कर्ज में डूब गया और ऋण नहीं चुका सका। पिंकी ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए ये करना शुरू कर दिया। पिंकी के दिल में वो कभी भी अपने प्रेमी द्वारा कही गई किसी भी बात पर संदेह नहीं करती थी। उसने अपनी सारी कमाई अपने प्रेमी को उसके कर्ज चुकाने के लिए दे दी। उसके रहने का खर्च अभी भी उसके भाई से आता था और उसके सौंदर्य प्रसाधन सस्ते उत्पाद थे जो सैलून के मालिक द्वारा दिए जाते थे। इन दिनों सरहद नगर में मई की नाग प्रमुख सभा हो रही थी और उसका प्रेमी उसे जानबूझकर यहां लाया था ताकि वो रिसोर्ट में बॉस लोगों के साथ घुल मिल सके, क्योंकि वे बॉस बहुत पैसे देते थे। कल रात उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को फंसाया था। हालांकि उसने कुछ गलत कह दिया और बॉस को गुस्सा दिला दिया, जिसने उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और उस पर पैसों का ढेर फेंक दिया। उसके बाद वो चौहान परिवार के उस आदमी से टकराई और उसे वहां ले जाया गया। अंत में उसने जो भी पैसा कमाया वो सब उसका प्रेमी ले गया और वो अकेले घर वापस चली गई। हालांकि जय सिंह पिंकी के प्रेमी से नहीं मिला था, लेकिन पिंकी की यादों से जय सिंह बता सकता था कि ये प्रेमी एक नंबर का लफंगा था। सुंदर होने और लड़कियों को धोखा देने में माहिर होने के अलावा वो किसी काम का नहीं था। फिर भी पिंकी उस पर आंख बंद करके फिदा थी, यहां तक कि उसका समर्थन करने के लिए पैसे के बदले अपना शरीर देने को भी तैयार थी। जय सिंह आह भरे बिना नहीं रह सका। ये लड़की सच में ललित की अच्छी नियत को बर्बाद कर रही थी। घर की स्थिति को देखते हुए उसने कभी एक पैसा भी योगदान नहीं दिया और हर हफ्ते पैसे बाहर ले जा रही थी। उसका प्रेमी अच्छे कपड़े पहनता था और उसने अपने शरीर से कमाए हुए सारे पैसे उसे दे दिए। ये किस तरह का प्यार था, पिंकी को ये एहसास नहीं हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। रात के खाने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद वो अपना स्कूल बैग लेकर बाहर निकली और ललित से कहा हफ्ते भर का खर्चा। ये लो। ललित ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, कई नोट निकाले, कुल मिलाकर 100 रुपए। हमेशा ये छुट्टा क्यों होता है? पिंकी ने भौहें सिकोड़कर कहा। क्या तुम मुझे एक बार में बड़े नोट नहीं दे सकते? हमेशा इतनी छोटी रकम होती है। ललित ने जल्दी से समझाया। मैं आज सुबह इसे शहर में बदलने की योजना बना रहा था, लेकिन घर पर मेहमान थे और मैं जा नहीं सका रहने दो। पिंकी ने ललित की बात काट दी। मैं अब स्कूल वापस जा रही हूँ, एक पल रुको। ललित हिचकिचाया। दादी की तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। क्या तुम उनसे मिलना चाहती हो? मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे देर हो जाएगी। पिंकी सीधे आंगन से बाहर चली गई। अगली बार बात करेंगे। ललित पिंकी की ओझल होती हुई आकृति को देखता रहा और धीरे से अपने आप में आह भरी फिर उदास मन से दादी के कमरे में लौट आया। जय सिंह आंगन में खड़ा था, ललित द्वारा कहे गए शांत शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन रहा था। दादी पिंकी अपनी पढ़ाई में बहुत व्यस्त है। उसकी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में बस 1 साल बचा है, इसलिए उस पर बहुत दबाव होना चाहिए। चिंता मत करो, जब उसकी छुट्टी होगी और अधिक समय होगा तो हम तुम्हें नदी के किनारे टहलने ले चलेंगे। जय सिंह ने फिर से आह भरी। उसे सच में नहीं पता था कि पिंकी की स्थिति के बारे में ललित से कैसे बात करे। माया आंगन में अकेले एक कुत्ते के साथ खेल रही थी जब लगभग 11 बजे गेट के बाहर से अचानक मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज आई। जय सिंह ने अपना सिर घुमाकर देखा तो देखा कि हर्षित गिल और उसका समूह शान से प्रवेश कर रहे हैं। जय सिंह ने भौहें सिकोड़ी। ये हर्षित गिल सच में एक बुरी बला की तरह था। दूर से जय सिंह को देखकर हर्षित गिल तुरंत मुस्कुराया और पुकारा, अरे जय भैया। हर्षित गिल जानता था कि जय सिंह का परिवार का नाम सिंह है, लेकिन उसका दिया हुआ नाम नहीं जानता था। असल में उसे ये जानने की परवाह भी नहीं थी कि जय सिंह का नाम क्या है, क्योंकि उसका लक्ष्य माया थी। जय सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान की झलक आई। हर्षित, तुम यहाँ कैसे हो? ये एक लंबी कहानी है। हर्षित गिल दरवाजे पर खड़ा था, अंदर झांक रहा था
और माया की एक झलक पाकर वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। माया को मेकअप करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए उसका वर्तमान रूप पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। हालांकि वो उसे माया के रूप में नहीं पहचान सका, लेकिन ये उसे स्तब्ध करने के लिए काफी था। हर्षित गिल हमेशा से माया की सुंदरता का भूखा था, और अब जब उसने उसे अपनी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर पाया तो वो और भी हैरान रह गया। हर्षित हर्षित जय सिंह ने 2 बार पुकारा, तब हर्षित गिल होश में आया और जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, जय भैया, हम पहली नजर में ही दोस्त बन गए। मैंने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी और आपकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर सका। मैंने आज सुबह विशेष रूप से पूछताछ की पता चला कि आप यहां रह रहे हैं और आपसे मिलने आया हूं बोलने के बाद हर्षित गिल ने चारों ओर देखा और कहा, ओ जय भैया, आप यहां क्यों रह रहे हैं? ये बहुत जर्जर है ना? क्या आप यहां रह भी सकते हैं? ये काफी अच्छा है। जय सिंह हंसा। शांत आरामदायक छोड़ो भी धीरज दीक्षित ने अपना होंठ सिकोड़ा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। शहर में सबसे सस्ते कमरे 1 से 2,000 प्रति रात के हैं। तुम अपने 10,000 रुपए से कितनी रातें गुजार सकते हो? जय सिंह बिना कुछ कहे मुस्कुराया, जबकि हर्षित गिल ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जय भैया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बस मुझे बताएं। हम भाइयों की तरह है, इतनी औपचारिकता क्यों? चलो सामान बांधो और मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था कर दूंगा। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। जय सिंह हंसा। हम अभी भी यही रहेंगे। मकान मालिक बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है और माया दीदी को ये बहुत पसंद है। ये जानकर कि माया का उपनाम दीदी है, हर्षित गिल की आंखें एक बार में चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, सच में क्या खाना इतना अच्छा है? तो मुझे इसे जरूर आजमाना होगा। मकान मालिक कहा है। ललित ज्यादा दूर नहीं था, इन लोगों को देख रहा था और वो बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार ये अमीर लोग थे जिन्हें वो सामान्य रूप से देख भी नहीं पाता था। वो यही है हमारा मकान मालिक, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हर्षित गिल हैरान दिखा और कहा, वो इतना छोटा है। अरे लड़के, क्या हम यहाँ दोपहर का भोजन कर सकते हैं? क्या ये ठीक है? ये ललित थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। वो केवल जय सिंह और उसके साथी के लिए भोजन का प्रबंधन करता था क्योंकि उन्होंने भुगतान किया था, लेकिन अब हर्षित गिल और उसके 7-8 लोगों के समूह के साथ वो प्रबंधन नहीं कर पाएगा। हर्षित, जल्दी मत करो, जय सिंह ने कहा। मकान मालिक अच्छा खाना बनाता है, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। तुम पहले कीमत पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते? ये कितना महंगा हो सकता है? हर्षित गिल ने उपहास किया। जब मैं बाहर खाता हूं तो एक भोजन पर हजारों खर्च करता हूं। लड़के, तुम यहां एक भोजन के लिए कितना लेते हो? ललित चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके द्वारा पकाया गया भोजन पैसा कमा सकता है। वो एक पल के लिए हिचकिचाया और धीमी आवाज में कहा, प्रति व्यक्ति 3। ललित के खत्म करने से पहले जय सिंह ने सीधे कहा, 3,000 प्रति व्यक्ति। क्या ललित और हर्षित गिल एक साथ चिल्लाए। असल में ललित का मतलब 3 रुपए कहना था। क्या हुआ? जय सिंह ने चिंता के साथ हर्षित गिल को देखा। हर्षित, क्या ये बहुत महंगा है? हर्षित गिल को ये महंगा लगा, लेकिन माया वहां देख रही थी। उसे किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत बचानी थी। महंगा नहीं है, हर्षित गिल ने दर्द भरे भाव से कहा। यह बहुत अच्छा है। तो ये तय हो गया, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप सभी दोपहर के भोजन के लिए यहां होंगे? बिल्कुल, हर्षित गिल ने तुरंत कहा। आप दोनों को मिलाकर ठीक 10 लोग हैं। नौजवान, हम सब आज यहां दोपहर का भोजन करेंगे, कैसा रहेगा? ये ललित ने अपना सिर खुजलाया, धीमी आवाज में बोला। ये बहुत ज्यादा है। ललित के अपनी बात खत्म करने से पहले जय सिंह ने सीधे कहा, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा लोग हैं तो तुम थोड़ा और चार्ज कर सकते हो। ऐसा करते हैं 10 लोग, 40,000 कैसा रहेगा? बोलने के बाद जय सिंह हंसा और कहा, ललित मना मत करना। हर्षित और दूसरों के लिए यहां आना आसान नहीं है। ये इस बारे में नहीं है कि वे कितना खर्च करते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा खाना चाहिए। 40,000 उनके लिए कुछ भी नहीं है। वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसके अलावा क्या पंचम सेठ ने नहीं कहा था, जब तक तुम पहले से कीमत पर सहमत हो जाते हो, ये तय हो जाता है,
तुम्हें उनके भुगतान न करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ललित ने अपना सिर खुजलाया। वो वास्तव में जो कहना चाहता था वो ये था कि पैसा बहुत ज्यादा था, लेकिन जय सिंह ने ऐसा समझा जैसे कि बहुत सारे लोग थे। जय सिंह ने ललित को आंख मारी। ललित जय सिंह पर काफी भरोसा करता था और नहीं जानता था कि क्या कहे, इसलिए वो केवल सिर हिलाकर जवाब दे सका, खैर ठीक है फिर। ठीक है, चलो सब आंगन में बैठते हैं, जय सिंह ने मुस्कुराते हुए और अपना हाथ हिलाते हुए कहा। हर्षित गिल और अन्य लोग तुरंत आंगन में चले गए। हर्षित गिल ने विशेष रूप से एक कुर्सी माया से ज्यादा दूर नहीं बैठने के लिए हटाई, कुछ दोस्तों के साथ जोर जोर से बातचीत करते हुए। हालांकि माया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, इसके बजाय कुछ छोटे पिल्लों के साथ खेल रही थी। जय सिन्हा रसोई में घुसा जहां ललित खड़ा था, विचारों में खोया हुआ। बड़े भैया ललित ने जल्दी से कहा, क्यों इतने पैसे, चिंता मत करो, ये सभी अमीर लोग हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि वे कितना खर्च करते हैं। जय सिंह ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हारे परिवार को पैसे की जरूरत है। इस राशि से तुम्हारे पास अपनी दादी को शहर में इलाज के लिए ले जाने के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। मुझे कितना खाना बनाना होगा, किस तरह के व्यंजन इस कीमत के लायक होने के लिए। ललित का चेहरा चिंता से भरा था। उसने अपने जीवन में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। बस जो कुछ भी है बना 2 जंगली सब्जियों और मछली के सूप के साथ नूडल्स ठीक रहेंगे। जय सिंह हंसा और कहा, सब ठीक हो जाएगा बड़े भैया, तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ललित ने जय सिंह को देखा और अंत में धीरे से सिर हिलाया। वो सच में जय सिंह पर बहुत भरोसा करता था। जय सिंह आंगन में गया और हर्षित गिल और दूसरों के साथ थोड़ी देर बातचीत की। हर्षित गिल का सारा ध्यान माया पर था, लेकिन माया ने लगातार उसे नजरअंदाज किया। ललित जंगली सब्जियां लेने के लिए बाहर गया और लगभग 15 मिनट के बाद सभी ने अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी, जिसके बाद किसी ने गुस्से से श्राप दिया, साले मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे जल्दी या बाद में पका दूंगा। सभी जल्दी से बाहर भागे, जहां उन्होंने दूर देखा कि ललित जमीन पर गिर गया था। उसकी सब्जियों की टोकरी बिखर गई थी। पास में कई आदमी लाठियों से एक कुत्ते का पीछा कर रहे थे और उसे पीट रहे थे। वो कुत्ता शेरू था। उनमें से एक आदमी के पैर पर एक छोटा सा घाव था, ऐसा लगता था कि उसे काटा गया था, और वो आदमी शेरू की ओर इशारा कर रहा था और गुस्से से श्राप दे रहा था, नरक में जा, मुझे काटने की हिम्मत की, इसे मार डालो, इसे मार डालो। शेरू को पिटाई से कई घाव हो गए थे, लेकिन फिर भी वो भागा नहीं, इसके बजाय ललित के पास ही रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि ललित को धमकाया गया था। शेरू उसकी रक्षा करने आया था, उस आदमी को काट लिया था और इसीलिए उसे पीटा जा रहा था। ये देखकर जय सिंह की भौहें तुरंत तंग गई और वो दौड़कर गया, ठंडे स्वर में चिल्लाया, रुक जाओ तुम सब। उन आदमियों ने तुरंत देखा। नेता ने ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन होते हो बे, यहां तुम्हारी चलती है क्या? जय सिंह पास गया ललित और शेरू को अपने पीछे ढाल बनाकर और गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों को क्यों पीट रहे हो? तो क्या हुआ अगर हम किसी को पीट रहे हैं? नेता गुस्से से चिल्लाया, इस हरामी पर हमारा 2 लाख से ज्यादा का कर्ज है, उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं, तो हम उसे पीट रहे हैं, तो क्या गलत है बड़े भैया? मैं हे नहीं जानता, ललित ने चिंतित होकर कहा। हमें नहीं जानते तुम कहते हो कि तुम हमें नहीं जानते, तो तुम पिंकी से पूछो कि क्या वो हमें पहचानती है? नेता ने श्राप दिया, साली पिंकी, वो कमीनी हमसे 2 लाख से ज्यादा उधार लिए, कहा कि उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है और हमारे नाइट क्लब में काम करके चुका देगी, लेकिन वो कई दिनों से गायब है। क्या वो हमारे पैसे पर भी हाथ साफ करने की हिम्मत करती है? ललित स्तब्ध था। ये कैसे संभव है? आपने जरूर कोई गलती की है, आपने निश्चित रूप से की है। पिंकी स्कूल में है, वो इतना कर्ज कैसे ले सकती है? जय सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वो जानता था कि क्या हो रहा है। उसने पहले पिंकी पर सोल सर्चिंग टेक्निक का उपयोग करते समय इस मामले को अस्पष्ट रूप से देखा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग वास्तव में कर्ज का पीछा करते हुए उनके दरवाजे तक आ जाएंगे।
क्या अनजान बनने की सोच रहे हो? नेता ने एक कर्ज का कागज निकाला और श्राप दिया। चलो अच्छी तरह से देखो इस कर्ज के कागज पर क्या लिखा है। ललित का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपना सिर खुजलाया और जय सिंह से फुसफुसाया, बड़े भैया मैं पढ़ नहीं सकता। क्या आप इसे मेरे लिए पढ़ सकते हैं? जय सिंह ने उस पर एक नजर डाली। उसकी भौहें और गहरी हो गई। कर्ज का कागज बहुत स्पष्ट था। पिंकी ने खुद को जमानत के रूप में इस्तेमाल करके 2 लाख उधार लिए थे। अगर वो समय सीमा तक इसे नहीं चुका पाती तो वो उनके हवाले थी। लेकिन ऐसी बात ललित को कैसे बताई जाए? ये बच्चा ऐसे झटके को कैसे संभाल पाएगा? अब तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? नेता ने उपहास किया। अब कुछ कहने को नहीं है ना? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है तो चलो बात करते हैं कि हम इसे कैसे संभालेंगे। सबसे पहले या तो तुम पिंकी को मेरे हवाले कर दो या तुम हमें पैसे चुका दो। इसके अलावा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काटा है, उस खाते को कैसे निपटाने की योजना है? ललित ने जय सिंह को देखा। ये देखकर कि वह चुप रहा और अनिश्चित महसूस किया, लेकिन फिर भी जोर से चिल्लाया, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बहन कभी ऐसा काम नहीं करेगी। साले कर्ज का कागज यही है और तुम अभी भी कर्ज से इनकार करना चाहते हो? नेता गुस्से में था और कहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज या तो तुम पिंकी को सौंप दो या 5 लाख निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। ललित डर गया था, लेकिन फिर भी अपनी गर्दन अकड़ाकर बोला, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुम्हें डराता हूं। नेता ने एक लाठी उठाई और ललित की ओर घुमाई। ललित ने अपने सिर को अपनी बाहों से ढक लिया, लेकिन शुक्र है कि जय सिंह ठीक उसके बगल में था और उसने उस आदमी की कलाई पकड़ ली। मादरचोद मौत को बुला रहा है, नेता ने गुस्से से श्राप दिया। जय सिंह की आंखों में एक ठंडक की चमक आई। अगर वो पहले जैसा होता तो ये लोग शायद पहले से ही जमीन पर दर्द से चिल्ला रहे होते, लेकिन अब वो इस तरह से कार्य नहीं कर सकता था। उसे प्रेत तलवार मोहनलाल को खोजना था और इसलिए वो खुद को प्रकट नहीं कर सकता था, वरना वो घास पीटकर सांप को डराने जैसी गड़बड़ी पैदा कर रहा होता। नेता ने थोड़ी देर संघर्ष किया, लेकिन जय सिंह के हाथ से खुद को छुड़ा नहीं सका और भी गुस्सा हो गया और श्राप दिया, इस पर हमला करो। उसके पीछे की भीड़ तुरंत आगे बढ़ी, जय सिंह और ललित पर अपना हमला करने का लक्ष्य रखते हुए। शेरू हमेशा ललित के पास था और जो हो रहा था उसे देखकर वो आगे बढ़ा और ललित पर हमला करने वाले पहले आदमी को काट लिया। नरक में जा उस आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, अपनी लाठी शेरू की पीठ पर नीचे घुमाते हुए। शेरू दर्द से कराह उठा, लेकिन उस आदमी के पैर से चिपका रहा और उसे नहीं छोड़ा। लाठी से कई और वारों के बाद और जैसे ही कुछ और लोग शामिल हुए, उन्होंने शेरू को अपने मुक्कों और पैरों से बेरमी से पीटना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय एक छोटा पिल्ला डरते डरते दौड़कर आया। ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास हो गया है कि उसकी मां पर हमला हो रहा है और वो मदद करना चाहता था। यहां से दफा हो जा, नेता ने छोटे पिल्ले को एक पैर से दूर फेंक दिया। छोटा पिल्ला जमीन पर गिरा, कुछ बार करा, उठा। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। ऐसा लग रहा था कि वो मौत के करीब है। जय सिंह की आंखों में एक ठंडक की चमक आई और उस क्षण उसकी मारने की इच्छा बढ़ गई। माया अभी अभी दूर से दौड़कर आई थी। जब उसने स्थिति देखी और चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, तुम क्या कर रहे हो? ये सिर्फ एक छोटा कुत्ता है। उन आदमियों ने भी माया को देखा। सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर खुशी से झूम उठे। नेता ने माया की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या पिंकी की कोई बड़ी बहन है? बहुत आकर्षक है ना? सौदा यह है, अगर तुम पिंकी या पैसे नहीं दे सकते तो बस अपनी बहन को हमें सौंप दो और हम इसे बराबर कर लेंगे। कैसा रहेगा? जय सिंह ने अपना बाया हाथ भींच लिया। उसके भीतर की शक्ति एक धार की तरह उबल रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। इस क्षण उसे वास्तव में खुद को नियंत्रित करने में संघर्ष करना पड़ा। अपना मुंह बंद रख अचानक प्रवेश द्वार से एक दहाड़ आई, जिसके तुरंत बाद हर्षित गिल लोगों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए बाहर निकला। ये देखकर कि हर्षित गिल और उसके आदमी कोई साधारण लोग नहीं थे, नेता थोड़ा सख्त हो गया और गहरी आवाज में कहा, मेरे दोस्त,
हम पहाड़गंज के पहलवान के लिए काम करते हैं। निश्चित रूप से तुम्हारा मतलब पहलवान भैया के मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं है। हर्षित गिल हुकुम युद्ध कला केंद्र का युवा उत्तराधिकारी था और वो निश्चित रूप से इन स्थानीय गुंडों की परवाह नहीं करता था। अब माया के सामने दिखावा करना चाहता था। निश्चित रूप से वो उन्हें कोई भाव नहीं देगा। मुझे पहलवान भैया या पहलवान भैया दूसरे की कोई परवाह नहीं, घुटने टेको, माफी मांगो और माया दीदी को खुश करो और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। नहीं तो हर्षित गिल ने उपहास किया। आज तुम में से कोई भी नहीं जाएगा नेता। तुरंत गुस्से में आ गया। पहाड़गंज में कोई भी मेरे बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। तुम साले मौत मांग रहे हो। हमला भीड़ आगे बढ़ी और हर्षित गिल पीछे न रहते हुए अपने आदमियों को उनके खिलाफ लड़ाई में ले गया। हालांकि आदमी कई थे, हर्षित गिल और उसके आदमी सभी प्रशिक्षित थे। भले ही उनके कौशल औसत दर्जे के थे, उनसे निपटना बच्चों का खेल था। कुछ ही देर में सभी आदमी पिट चुके थे और घायल हो गए थे। मादरचोद, मैं तुम्हें याद रखूंगा, बस तुम इंतजार करो, नेता ने श्राप दिया अपने अधीनस्थों के साथ घबराहट में पीछे हटते हुए। अगर तुम वापस आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हर्षित गिल विजयी होकर लौटा, फिर चिंता के साथ माया के पास पहुंचा। माया दीदी, आप कैसी हैं? आप ठीक है? माया ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सावधानी से छोटे पिल्ले को जमीन से उठाते हुए उसकी सुंदर आंखों में आंसू भर आए। ललित वहां खड़ा था, अभी भी कागज का टुकड़ा पकड़े हुए। उसका पूरा अस्तित्व एक घबराहट में था। शेरू लंगड़ाते हुए ललित के पास आया, अपनी जीभ निकालकर उसे चाटने लगा। फिर माया की बाहों में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे छोटे पिल्ले को देखने के लिए मुड़ा, कुछ करहाने की आवाजें निकालते हुए। कुत्ते शायद दुख को न समझें, लेकिन वे पूरी तरह से वफादार होते हैं। जैसे ही आदमियों का समूह चला गया, जय सिंह की हत्यारी मंशा भी धीरे धीरे कम हो गई। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़ी योजनाएं बिगड़ जाती हैं। मोहनलाल का मामला महत्वपूर्ण था और जय सिंह को मौजूदा स्थिति से खुद को रोकना पड़ा। माया पिल्ले को पकड़े हुए जय सिंह के पास आई। उसकी आवाज घुट रही थी। ये शायद ज्यादा देर तक नहीं बचेगा, ये ठीक हो जाएगा। जय सिंह ने धीरे से कहा, मैं कुछ दवा तैयार करूंगा और इसका इलाज हो सकता है। सच में माया की आंखें आशा से चमक उठीं, अचानक चमक से भर गई। जय सिंह ने सिर हिलाया, पास के एक छोटे से पेड़ों के झुंड में चला गया, कुछ चक्कर लगाए और कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की। ये केवल बहुत ही सामान्य जड़ी बूटियां थी, घावों को ठीक करने के लिए इतनी आसान नहीं। हालांकि जब जय सिंह उनके बीच घूम रहा था, उसने विवेकपूर्ण ढंग से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए डिवाउरिंग द हेवंस का उपयोग किया। इसे जड़ी बूटियों में डाल दिया। ये उपचार की कुंजी थी। उसने जड़ी बूटियों को कुचलकर छोटे पिल्ले और शेरू दोनों को खिलाया। छोटा वाला धीरे धीरे सो गया। उसकी सांसें समान हो गई, खतरे से बाहर लग रहा था। जहां तक शेरू का सवाल है, उसके घावों पर पपड़ी जमने लगी और प्रभाव बहुत अच्छा था। ये सब खत्म करने के बाद ललित आखिरकार अपने होश में आया। वो जमीन पर पड़ी चीजों को उठाने के लिए झुका, अपने शरीर को सिकोड़कर कदम दर कदम घर की ओर चलने लगा। जय सिंह ने मन ही मन आह भरी। वो बता सकता था कि हालांकि उसने कर्ज के नोट की सामग्री के बारे में बात नहीं की थी, ललित बता सकता था कि यह प्रामाणिक था। जय सिन्हा पीछे पीछे चला और देखा कि ललित रसोई में लौट आया, चुपचाप सफाई कर रहा है, व्यंजन पका रहा है और भोजन बना रहा है। किसी भी अन्य दिन से कोई स्पष्ट अंतर नहीं दिखा रहा है। हालांकि वो बहुत चुप था। पूरी प्रक्रिया के दौरान एक भी शब्द नहीं कहा। एक बार जब भोजन तैयार हो गया और मेज पर परोस दिया गया तो ललित अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। जय सिंह नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दे और केवल आंगन में बाहर बैठ सकता था। हर्षित गिल और दूसरों को ऐसी बारीकियों की परवाह नहीं थी और तुरंत भोजन शुरू करने के लिए शोर मचाने लगे। जय सिंह और माया को उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
धत तेरे की इस भोजन की कीमत 40,000 रुपए है। धीरज दीक्षित मेज के पास पहुंचा और तुरंत चिल्लाया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये सिर्फ जंगली सब्जियां है, क्या वे इतने के लायक है? माया पहले से ही खराब मन में थी और गुस्से से चिल्लाई, अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। धीरज दीक्षित मेज पर हाथ पटक कर उठने ही वाला था, लेकिन हर्षित गिल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। कितना अच्छा भोजन है, ये हरा और पर्यावरण के अनुकूल है, सामग्री आसानी से नहीं मिलती, ये अच्छी चीज है। हर्षित गिल ने अपनी चॉपस्टिक उठाई, खुशी से मुस्कुराते हुए, खाओ, चलो सब खाते हैं। धीरज दीक्षित ने माया को नाराजगी से घूरा, लेकिन अंततः कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर धीरज दीक्षित की नजर जय सिंह की ओर गई और अचानक उपहास किया, जय भैया, मैं देखता हूं कि तुम्हारी उस ललित के साथ बहुत अच्छी बनती है। जय सिंह ने उसे नजरअंदाज कर दिया और धीरज दीक्षित ने अपने आप जारी रखा, लेकिन जिस तरह से तुम दोस्ती का कार्ड खेलते हो वो बहुत घटिया है ना। अगर हम यहाँ नहीं होते तो तुमने अभी क्या किया होता? अगर हर्षित ने अन्याय देखकर मदद के लिए कदम नहीं उठाया होता तो क्या माया दीदी को नहीं ले जाया गया होता? एक आदमी के रूप में अपने पास एक महिला की रक्षा करने में असफल होना काफी शर्मनाक है ना। हर्षित गिल चुप था, लेकिन उसके दिल में एक उपहास गुप्त रूप से बन रहा था। जय सिंह ने आखिरकार धीरज दीक्षित को देखा, अगर तुम हमें नीचा देखते हो तो अब भी जाने में देर नहीं हुई है, मैं इस भोजन के लिए भुगतान करूंगा। तुमने क्या कहा? धीरज दीक्षित गुस्से में भड़क गया, मेज पर हाथ पटकते हुए खड़ा हो गया। तुमने मुझे जाने के लिए कहने की हिम्मत कैसे की? क्या इसकी अनुमति नहीं है? जय सिंह ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। फिर से कहो मादरचोद, देखता हूं मैं तुम्हारी धुलाई करता हूं या नहीं। धीरज दीक्षित गुस्से में था। हर्षित गिल अपनी बाहें बांधे अपनी आंखों में एक हल्का उपहास लिए हुए था, हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखा रहा था। जय सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने पैर की नोक से मेज को थोड़ा लात मारी। मेज पलट गई ठीक इस तरह से कि उसका किनारा धीरज दीक्षित के घुटने पर जा लगा। आउच! धीरज दीक्षित दर्द से चीख पड़ा, अपने घुटने को पकड़कर जमीन पर करहा रहा था। अगर ये सिर्फ एक सामान्य टक्कर होती तो ये उतना दर्दनाक नहीं होता, लेकिन जय सिंह ने छिपी हुई ताकत का इस्तेमाल किया था और ये झटका हल्का नहीं था। जय सिंह आक्रामक होकर सांप को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बहुत अधिक बल का प्रयोग नहीं किया, नहीं तो वो लात धीरज दीक्षित का पैर बर्बाद कर सकती थी। हालांकि जय सिंह ने जो किया वो बहुत गुप्त था, कोई नहीं बता सकता था कि ये उसका काम था। उन्होंने केवल ये देखा कि धीरज दीक्षित के खड़े होने और उसे पटकने के बाद मेज अचानक पलट गई, इसलिए स्वाभाविक रूप से धीरज दीक्षित को दोष लेना पड़ा। धत तेरे की! हर्षित गिल सूप से भीगकर जोर से श्राप दिए बिना नहीं रह सका। क्या तुम अंधे हो? तुमने मुझे खराब कर दिया, तुम्हें क्या हुआ है? जय सिंह ने भी मुंह बनाया, गुस्सा होना एक बात है, लेकिन मेज पलटना, भोजन के लिए कौन भुगतान करेगा? अंत में भोजन का भुगतान हर्षित गिल ने ही किया। बेशक हर्षित गिल भी खाते समय झुंझलाहट से उबल रहा था। वो माया के लिए आया था, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद माया ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। इसके अलावा वो कुछ भी खाने में कामयाब नहीं हुआ था और अंत में उसके ऊपर सब्जियों का सूप गिर गया, जिससे वो पूरी तरह से दयनीय लग रहा था। जहां तक धीरज दीक्षित का सवाल है, उसके घुटने सूज गए थे और दर्द ने उसे जय सिंह को परेशान करने का समय नहीं दिया। दोपहर में हर्षित गिल वहां थोड़ी देर और रुका रहा, लेकिन माया ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पूरी दोपहर उसने पिल्ले को सावधानी से अपनी बाहों में रखा। रात के खाने के समय तक ये देखकर कि चीजें ठीक नहीं थी, हर्षित गिल ने जल्दी से अपने लोगों को लिया और भाग गया। वहां रहने का मतलब उस शाम हजारों का एक और भोजन होता, और यद्यपि हर्षित गिल अमीर था, वो इस तरह खर्च करने को तैयार नहीं था। हालांकि हर्षित गिल अभी भी हार नहीं मान रहा था और उस शाम प्रतियोगिता देखने के लिए जय सिंह और दूसरों को अपने विला में आमंत्रित करता रहा। जय सिंह आज रात नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत हद तक अनुमान लगा सकता था
कि आज रात के बड़े मैच में स्थिति क्या होगी। होलकर परिवार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। प्रेत तलवार मोहनलाल आज रात नहीं आएगा और न ही अष्टमुखी यमराज या रुद्रसेन चौहान। इसलिए जय सिन्हा को जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शाम को ललित आखिरकार घर से बाहर आया। उसने रात का खाना बनाना जारी रखा और इस बार वो जय सिन्हा और माया के साथ खाने बैठा। पूरी प्रक्रिया के दौरान ललित ने एक भी शब्द नहीं कहा। रात के खाने के बाद ललित ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, बड़े भैया, वो कर्ज का कागज, क्या वो असली है? जय सिंह ने आह भरी और धीमी आवाज में जवाब दिया है। ललित की आंखें थोड़ी लाल हो गई, लेकिन उसकी कोई चरम प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये स्पष्ट था कि वो स्थिति को स्वीकार करने लगा था। सच में क्या ये सच में 2 लाख है? ललित ने धीरे से पूछा। हाँ, जय सिंह ने सिर हिलाया। ललित ने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप बर्तन साफ करने लगा। ललित के कमजोर शरीर को देखकर जय सिन्हा फिर से आह भरे बिना नहीं रह सका और कहा, मेरे पास यहाँ 1,70,000 है और उन्होंने तुम्हें आज सुबह 40,000 दिए। साथ में ये कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है। हम तुम्हारी बहन को पहले वापस ले आए तो कैसा रहेगा? ललित ने जय सिन्हा को देखा, काफी देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, बड़े भैया, मैं तुम्हें चुकाने के लिए अपनी बाकी की जिंदगी बैल या घोड़े की तरह काम करूंगा। जय सिंह ने ललित के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। असल में पैसा मुख्य मुद्दा नहीं था। असली सवाल यह था कि क्या ललित को और पैसे देने से पिंकी वापस आ सकती है? क्या ये लड़की तथाकथित प्यार से अंधी और एक बदमाश द्वारा पूरी तरह से धोखा खाई हुई अपने होश में आ सकती है? जय सिंह ने 1,70,000 ललित को सौंप दिए और पिछले 40,000 के साथ ये 2,10,000 हो गए। ललित तुरंत शहर जाना चाहता था, लेकिन जय सिंह ने उसे रोक दिया। पैसे लौटाते समय अपनी बहन को अपने साथ लाना, जय सिंह ने धीरे से कहा। इससे कर्ज का निपटारा और साफ हो जाएगा, तो मैं उसे खोजने के लिए स्कूल जाऊंगा, ललित ने कहा। जय सिंह ने आह भरी, क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी स्कूल में होगी? तो मैं उसे कहाँ ढूंढूं? ललित का चेहरा उदासी से भर गया। विला में जाओ, जय सिंह ने धीरे से कहा। ललित जय सिंह के साथ विला गया। माया भी पीछे पीछे चली। हालांकि वो अभी भी छोटे पिल्ले को अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। छोटे वाले के घाव काफी सुधर गए थे, लेकिन वो अभी भी ज्यादातर समय सो रहा था। विला में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद जय सिंह ने जल्द ही पिंकी को ढूंढ लिया। उसका मेकअप भारी था और उसने भड़कीले कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि वो एक बहुत ही बदसूरत आदमी से सटी हुई थी। उस आदमी के बड़े हाथ पहले ही उसके कपड़ों में घुस चुके थे। उसके युवा शरीर पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। पिंकी को इस तरह देखकर ललित को अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास हो रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई, उसकी मुट्ठियां कस गई, उसका चेहरा दर्द और दुख का मिश्रण था। थोड़ी देर बाद ललित ने अपना रास्ता बनाया, पिंकी को पकड़ा और जाने के लिए मुड़ा। तुम क्या कर रहे हो? पिंकी ने ललित को स्पष्ट रूप से नहीं देखा था और चिल्लाई, लेकिन जब उसने उसे पहचाना तो वो चुप रह गई। घर चलो, ललित ने सख्ती से कहा, पहली बार अपनी बहन से उस लहजे में बात करते हुए। उसी क्षण बदसूरत आदमी पास आया और घूरा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी औरत को चुरा रहे हो? ललित ने बदसूरत आदमी को नजरअंदाज कर दिया और बस पिंकी को खींचकर बाहर भागने लगा। क्या तुमने मुझे बात करते हुए नहीं सुना? बदसूरत आदमी ने ललित का कॉलर पकड़ लिया। दफा हो जाओ, ललित ने बदसूरत आदमी के कंधे पर मुक्का मारा और यह शायद पहली बार था जब उसने किसी को मारा था जिसका कोई असर नहीं हुआ और केवल बदसूरत आदमी को और गुस्सा दिलाया। तेरी तो बदसूरत आदमी ने ललित के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा और ललित अपने नितंबों के बल जमीन पर गिर गया। मुझे छूने की हिम्मत की, इसे मार डालो, बदसूरत आदमी ने जोर से श्राप दिया। उसके अनुयायी उसके पीछे मेनेसिंगली चार्ज कर रहे थे। जय सिंह ने भौहें सिकोड़ी इस बदसूरत आदमी को रोकने के लिए कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहा था। ठीक उसी समय पीछे से एक परिचित आवाज आई, साले, इतना बड़ा आदमी होकर
एक बच्चे पर हाथ उठाता है। जय सिंह ने अपना सिर घुमाकर देखा और मोटू लोकेश को लोगों के एक समूह के साथ शान से आते देखा। उनमें कालू भी था, जय सिन्हा का शिष्य। कालू, जिसे मैंने कुछ समय से नहीं देखा था, अब और भी गंभीर लग रहा था। उसने अपनी बाहों में एक बक्सा पकड़ा हुआ था, वो बक्सा जो जय सिंह ने उसे सब्जी काटने वाला चाकू ले जाने के लिए दिया था। आखिरकार उसे अपनी पीठ पर लटकाना बुरा लगता था। मोटू को देखकर जय सिन्हा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसे एक उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोटू ने जय सिन्हा को नहीं पहचाना, वो सीधे चला गया और ललित के सामने खड़ा हो गया, उसकी रक्षा कर रहा था। बदसूरत आदमी मोटू को नहीं जानता था और घूरा, तुम कौन होते हो? मेरे मामले में दखल देने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। मोटू ने सीधे जवाब दिया, मैं बस इतना जानता हूं कि मोटू मास्टर के यहां होते हुए तुम इस बच्चे को धमका नहीं सकते। तुम किससे बात कर रहे हो? बदसूरत आदमी गुस्से से चिल्लाया। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा नाम रजत है, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड के सरगना बब्बन सेठ का भतीजा। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास तुरंत हलचल मच गई। उत्तर प्रदेश का अंडरवर्ल्ड सरगना बब्बन सेठ एक जाना माना व्यक्ति था। उसकी प्रतिष्ठा लाला भाई के बराबर थी। भीड़ के आश्चर्य को सुनकर बदसूरत आदमी ने एक स्मग लुक पहना। मोटू को तिरछी नजर से देखते हुए, तो अब भी अन्याय से लड़ने की हिम्मत है क्या? बकवास बब्बन सेठ, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। मोटू ने बेबाकी से जवाब दिया, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, भाग जाओ या मैं तुम्हें भगा दूंगा। तुम मौत मांग रहे हो? रजत गुस्से से चिल्लाया, इन्हें काट डालो। रजत के पीछे से 1 दर्जन से अधिक आदमी चार्ज हुए, जो मोटू के समूह से कहीं ज्यादा थे। वास्तव में मोटू के समूह में किसी ने भी कोई हरकत नहीं की सिवाय कालू के, जो अकेले उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। इसका क्या मतलब है? एक बच्चे को मानव ढाल के रूप में भेज रहे हो? रजत ने उपहास किया। मोटे, तुम अभी बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब क्यों डर गए? तुम्हें लगता है कि मैं एक बच्चे को नहीं मारूंगा? मैं तुम्हें बताता हूं, उसे वैसे भी मारो, उसे काट डालो। उन आदमियों ने अपने हथियार निकाले और कालू की ओर क्रूरता से चार्ज किया। देखने वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। कालू बस एक बच्चा था। रजत के आदमियों को उसकी उम्र की परवाह नहीं होगी। एक वार और वो वहीं मर सकता था। कालू ने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी अपने हाथों में रखे बक्से को खोला और उसमें से रसोई का चाकू बाहर निकाला। अरे, इसके पास चाकू भी है, रजत ने उपहास किया। रसोई का चाकू? क्या तुम अभी अभी रसोई से बाहर आए हो? क्या रजत अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही कालू अचानक आगे बढ़ा। उसका रसोई का चाकू हवा में लहराया और सामने वाले व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर हवा में उछला, रजत के चेहरे से टकराया और फिर उसकी गोद में आ गिरा। जब रजत को होश आया तो उसने महसूस किया कि वो एक सिर पकड़े हुए है। वो इतना डर गया कि उसके प्राण ही सूख गए। उसने एक तीखी चीख मारी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उस सिर को ऐसे दूर फेंक दिया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आसपास की भीड़ भी घबराकर चिल्ला उठी। एक बच्चे का वार इतना भयानक, एक ही झटके में सिर काट देना, कोई कितना निर्दयी हो सकता है? रजत के बचे हुए आदमी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कि वे बच्चे से डरते थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी थी और खून खराबा आम बात थी, यहां तक कि उनमें से कुछ के हाथों पर हत्या का खून भी था। लेकिन उनमें से किसने कभी ऐसा दृश्य देखा था, एक ही वार में सिर कलम करना, और वो भी रसोई के चाकू से, एक बच्चे के द्वारा है? भगवान, मैंने अभी अभी क्या देखा धत तेरे की? क्या वो सच में एक बच्चा है? भूत? क्या यहाँ कोई भूत है? यहाँ किसी को मारना पंचम सेठ उन्हें छोड़ेगा नहीं, है ना? ये लोग तो गए काम से। ये पंचम सेठ का इलाका है, यहाँ कौन उपद्रव करने की हिम्मत कर सकता है? रजत भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीटने की हिम्मत करता है, कौन मारने की हिम्मत करेगा? अरे, एक ऐसे बच्चे पर निर्भर होकर जो जानलेवा हमला करता है। ये मोटू लापरवाही से संकट खड़ा कर रहा है। क्या ये मौत को नहीं बुला रहा है? भीड़ में फुसफुसाहट हो रही थी। सब मोटू को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मरा हुआ आदमी हो।
उसी क्षण दूर से लोगों का एक समूह तेजी से पास आया, जिसका नेतृत्व एक अधेड़ आयु का व्यक्ति कर रहा था। जैसे ही वो पहुंचा, उसकी भौहें तुरंत तन गई। सज्जनों, इसका क्या अर्थ है? उस व्यक्ति ने कठोरता से कहा, यह पंचम सेठ की जगह है और तुम यहां किसी की हत्या कर रहे हो। क्या तुम पंचम सेठ के अधिकार की अवहेलना कर रहे हो? रजत तुरंत उछल पड़ा, मैंने उसे नहीं मारा। उन्होंने हत्या की, मेरे भाई को मार डाला। मैं बब्बन सेठ का भतीजा हूं। यह सुनकर उस व्यक्ति का भाव थोड़ा बदल गया। बब्बन सेठ का नाम वास्तव में बहुत प्रभावशाली था। उसने सीधे मोटू और दूसरों की ओर देखा। उसकी नजर अंत में कालू पर आकर टिक गई और उसने भारी आवाज में कहा, क्या तुमने उसे मारा है? कालू बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन सावधानी से रसोई के चाकू से खून पोंछा और उसे ध्यान से बक्से में वापस रख दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने त्योरी चढ़ाकर कहा। क्या तुम सुन नहीं सकते? मेरे ये भाई, उन्हें मेरे चाचा ने भेजा था। उसे मारकर तुमने बब्बन सेठ के एक आदमी को मार दिया है। रजत जोर से चिल्लाया। तुम इस स्थिति का क्या स्पष्टीकरण दोगे? उस व्यक्ति का चेहरा बर्फीला ठंडा हो गया। बब्बन सेठ के आदमी की मौत वास्तव में एक बड़ी बात थी। हालांकि पंचम सेठ का बड़ा नाम था, फिर भी वो इन बड़े सरदारों के सामने फीका पड़ जाता था। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूं, उस व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, या तो मुझे स्पष्टीकरण दो या फिर मुझे कठोर होने के लिए दोष मत देना। और तुम कैसे कठोर होगे? दूर से अचानक एक क्रोधित आवाज आई। अगर किसी ने मेरे पोते को छूने की हिम्मत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे दफनाने के लिए भी जगह न मिले। सबने मुड़कर देखा और पाया कि लोगों का एक समूह बड़े जोश के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है। उनका नेतृत्व एक लंबा, प्रतिष्ठित दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति सीधे कालू के पास गया, उसे अपनी तरफ खींचा और उसे प्यार से देखा। कालू, तुम यहां कब आए? तुमने अपने दादा को क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देता। उस बुजुर्ग को देखकर अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति तुरंत हक्का बक्का रह गया, लेकिन रजत अभी भी अनजान था। वो जोर से चिल्लाया, अरे बूढ़े आदमी, तुम्हारा लहजा तो बड़ा है। क्या होगा अगर मैं सच में तुम्हारे पोते के साथ कुछ करना चाहूं? मेरे चाचा बब्बन सेठ है, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड के नेता। क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हें दफनाने के लिए कोई कब्र न मिले? बब्बन सेठ है ना? बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और ठंड से कहा, आदेश जारी करो। मुझे आज आधी रात से पहले बब्बन सेठ का सिर चाहिए। क्या आसपास की भीड़ तुरंत सदमे में चिल्ला उठी। ये बुजुर्ग आखिर कौन था जो इतने अधिकार से बोल रहा था? तुम क्या बकवास कर रहे हो? रजत स्तब्ध था। उसने आग्रह किया, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग ने शांति से कहा, मैं अमरेंद्र सिन्हा कभी किसी को डराता नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जो तुरंत ही एक दहाड़ में बदल गया। अमरेंद्र सिन्हा, वो अमरेंद्र सिन्हा है। कौन अमरेंद्र सिन्हा? विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से सिन्हा परिवार के मुखिया अमरेंद्र सिन्हा है। भगवान, क्या ये सच में वही है? विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से सिन्हा परिवार के लिए एक बब्बन सेठ को मारना हाथ पलटने जितना आसान होगा है ना? एक अंडरवर्ल्ड का नेता उन बड़े परिवारों से कैसे तुलना कर सकता है? अमरेंद्र सिन्हा के सिर्फ एक वाक्य से बब्बन सेठ का मरना निश्चित है। ये बच्चा क्या वो सच में मुखिया सिन्हा का पोता है? हे भगवान, मैंने सुना है कि अमरेंद्र सिन्हा ने सालों पहले एक बेटी खो दी थी और दशकों बाद आखिरकार वे उसे ढूंढ पाए। जाहिर है वास्तव में एक पोता है। हे भगवान, उस पोते को कितना लाड़ प्यार मिलता होगा। बिल्कुल, रजत ने सच में किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिया है जिससे उसे नहीं लेना चाहिए था। भीड़ सदमे में चिल्लाती रही, चर्चाओं से गुलजार। रजत भी हैरान था। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सिन्हा परिवार का मुखिया अमरेंद्र सिन्हा था। हालांकि उसके चाचा बब्बन सेठ उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड नेताओं में से एक थे, लेकिन 10 बड़े परिवारों के सामने ऐसे अंडरवर्ल्ड नेता लगभग चिंटियों की तरह थे जिन्हें आसानी से कुचला जा सकता था। अमरेंद्र सिन्हा के व्यक्तिगत रूप से बब्बन सेठ की मौत का आदेश देने के साथ बब्बन सेठ के बचने की कोई आशा नहीं थी। रजत को अब सच में खुद को पीटने की इच्छा महसूस हुई,
क्योंकि उसके अपने शब्दों ने उसके चाचा के लिए घातक आपदा ला दी थी और उसके सबसे बड़े सहारे को भी नष्ट कर दिया था। एक धड़ाम के साथ रजत जमीन पर गिर पड़ा, वो पूरी तरह टूट चुका था। अमरेंद्र सिन्हा ने उसकी ओर देखा भी नहीं और कालू का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले अंदर चलते हैं। मोटू पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मुखिया सिन्हा, मुझे डर है कि जाना इतना सुविधाजनक नहीं है। अभी अभी पंचम सेठ के आदमी अभी भी शोर मचा रहे थे, हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे थे। अभी अभी बोलने वाले व्यक्ति को सचमुच मोटू को मारने की इच्छा हुई। धत तेरे की, क्या तुम आग में घी नहीं डाल रहे हो? अमरेंद्र सिन्हा के सामने इसका उल्लेख करते हुए, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? ये देखकर कि अमरेंद्र सिन्हा ने मुड़कर देखा, उस आदमी के पसीने छूट गए और उसने तुरंत कहा, मुखिया सिन्हा, ये सब एक गलतफ अमी है। अब जब मुझे पता है कि वो आपका पोता है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मुझे युवा मास्टर से पहले की गुस्ताखी के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। कृपया हमें क्षमा करें। अमरेंद्र सिन्हा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और उन्होंने ठंड से कहा, वापस जाओ और पंचम सेठ से कहो, अगर उसे स्पष्टीकरण चाहिए तो उसे व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आने दो, मेरी हिम्मत नहीं होगी। उस आदमी ने मजाक में जल्दी से झुकते हुए कहा, क्या वो पंचम सेठ को इस बारे में बताने की हिम्मत करेगा? अमरेंद्र सिन्हा कालू के साथ चले गए और घटनास्थल पर अभी भी शोरगुल था। कालू के क्रूर हमलों और अमरेंद्र सिन्हा के दबदबे ने सभी को अविश्वसनीय रूप से चकित कर दिया था। रजत जमीन पर ढेर हो गया था। उसके आसपास के लोग डर के मारे बहुत पहले ही भाग गए थे और वो खुद पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हालांकि अमरेंद्र सिन्हा ने उससे कोई वास्ता नहीं रखा, लेकिन उसके चाचा का अंत निश्चित था और शायद वो खुद भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। जय सिन्हा अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। मोटू के समय पर आने के लिए आभारी था, जिसने उसे खुद शामिल होने की परेशानी से बचा लिया। ललित अभी अभी हुए दृश्य से स्तब्ध था। उसे होश में आने में थोड़ा समय लगा और उसने पिंकी की ओर मुड़कर देखा, जो उतनी ही हकी बक्की थी। पिंकी, मेरे साथ घर चलो। ललित ने पिंकी की कलाई पकड़ ली। पिंकी अपने सपनों से बाहर आई और तुरंत पलटकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैं वापस नहीं जा रही हूं। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। पिंकी की आवाज चीख में बदल गई थी और ललित, जो आखिरकार अपनी बहन को बहुत चाहता था, ने उसे छोड़ दिया और धीरे से कहा, पिंकी चलो, यहां नहीं रहते। तुम बस पहले मेरे साथ घर चल सकती हो। कृपया, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करने का क्या अधिकार है? पिंकी ने गुस्से में चिल्लाया। तुम्हें मुझ पर नियंत्रण करने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारा भाई हूं, ललित ने तुरंत कहा। तुम मुझसे बस कुछ मिनट बड़े हो, तुम्हें मुझ पर नियंत्रण करने का क्या अधिकार है? पिंकी ने जोर से कहा, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुमने मेरी पढ़ाई पर कुछ पैसे खर्च किए तुम मुझ पर हुक्म चला सकते हो? मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अभी तुम्हारे पैसे का प्रयोग कर रही हूं, लेकिन जब मैं खुद कमाऊंगी तो मैं तुम्हें दोगुना वापस कर दूंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। ललित गुस्से में था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पिंकी ऐसी बातें कह सकती है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रही हूं। पिंकी ने अपनी आवाज बुलंद की, तुम्हें कोई पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं। मैं अभी जो कुछ भी कर रही हूं वो मेरे भविष्य के लिए है। घर वापस जाओ और पढ़ाई जारी रखो, उससे क्या भविष्य बनेगा? क्या तुम्हें कोई पता है कि मैं किस तरह का जीवन चाहती हूं? क्या तुम जानते हो कि मैं किस भविष्य के लिए प्रयास कर रही हूं? मैं ललित अवाक रह गया और एक लंबी चुप्पी के बाद वो चिल्लाया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या भविष्य चाहती हो, लेकिन मुझे पता है कि ये काम करना गलत है। तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, तुम कॉलेज जा सकती हो। तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या जो पैसे मैं तुम्हें देता हूं वे काफी नहीं है? अगर काफी नहीं है तो मुझे बताओ और मैं निश्चित रूप से और कमाऊंगा। तुम्हें ऐसे काम करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें बताओ किस लिए? क्या तुम फिर से अपना खून बेचने जा रहे हो? पिंकी ने ठंड से और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, तुम अपने खून के लिए कितना पा सकते हो? तुम्हें कितना खून बेचना पड़ेगा? तुम सच में कितना कमा सकते हो? क्या तुम जानते हो कि मुझे कितने पैसे चाहिए? क्या
तुम जानते हो कि एक आदमी के सपने को सच करने में कितना पैसा लगता है। तुम कुछ नहीं जानते, तुम नहीं समझते कि मैं ये सब किस लिए कर रही हूं। मैं ये उस आदमी के लिए कर रही हूं जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, और मैं ये करने को तैयार हूं। जब तक वह अपने सपनों को प्राप्त कर लेता है, मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारी ऋणी हूं, और जब मेरा प्रेमी सफल हो जाएगा तो मैं तुम्हें दोगुना वापस कर दूंगी। लेकिन तुम्हें मुझ पर नियंत्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम ये एक आदमी के लिए कर रही हो। ललित का भाव बदल गया और लगातार झटकों ने उसे अपने पैरों पर अस्थिर कर दिया। अगर पिंकी सिर्फ अपना भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही होती तो वो एक बात थी। हालांकि अगर वह ये सब एक ऐसे आदमी के लिए कर रही थी जो औरतों की कमाई पर जीता था, तो ये किसी के लिए भी अस्वीकार्य था। बिल्कुल, पिंकी ने जोर से कहा, मैं उससे प्यार करती हूं, वह भी मुझसे प्यार करता है, और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी। प्यार? ललित की आंखें चौड़ी हो गई। क्या तुम इसे प्यार कहती हो? अगर वह तुमसे प्यार करता तो क्या वह तुम्हें इस तरह के काम करने देता? पिंकी ने जवाब दिया, तुम प्यार के बारे में क्या जानते हो? क्या तुमने कभी प्यार किया है? क्या तुम जानते हो कि प्यार कितना पवित्र हो सकता है? उसने कहा कि मैं चाहे कुछ भी करूं जब तक मेरा दिल उसका है, बस इतना ही काफी है। क्या तुम उसके मेरे प्रति प्यार को समझ सकते हो? ललित चकित था। पिंकी के शब्दों ने उसे लगभग गुस्से से बेहोश कर दिया। मुझे शायद नहीं पता कि प्यार क्या है, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये काम नहीं कर सकती। ललित पिंकी की कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और चिल्लाया, तुम अभी मेरे साथ घर चल रही हो, और मैं तुम्हें फिर से यहां आने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। पिंकी ने डेस्परेटली संघर्ष किया, लेकिन ललित से मुक्त नहीं हो सकी, जो उसे रिसोर्ट से बाहर खींच कर ले गया। जय सिन्हा और माया पीछे पीछे चले और दोनों ने ललित और पिंकी को घर वापस पहुंचाया। पिंकी ने शुरू में संघर्ष किया, लेकिन बाद में बस संघर्ष करना छोड़ दिया। घर लौटने पर पिंकी सीधे अपने कमरे में चली गई और खुद को बंद कर लिया। ललित आंगन में खड़ा था, मौत जैसी भारी खामोशी में डूबा हुआ। जय सिन्हा और माया पास में बैठे थे। ऐसी स्थिति के सामने शब्दों की कमी थी। अगली सुबह जय सिंह हमेशा की तरह जल्दी उठा और आंगन में चला गया, केवल ये देखने के लिए कि ललित अभी भी वही खड़ा था। उसके कपड़े ओस से भीगे हुए थे, जैसे कि वो पूरी रात वही खड़ा रहा हो। शेरू उसके पास ही रहा। शेरू की चोटें लगभग ठीक हो गई थी, लेकिन अब उसके रोए भी भीगे हुए थे। जब उसने जय सिंह को देखा तभी ललित होश में आया। उसने धुंधली आंखों से आसमान की ओर देखा और कर्कश आवाज में कहा, बड़े भाई एक पल रुकिए, मैं नाश्ता बना दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जय सिंह ने कहा। तुम थोड़ा आराम करो, मैं कुछ खरीद कर वापस आता हूं। बड़े भाई ललित की आंखें नम हो गई। कोई बात नहीं, जय सिंह ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया, मैं ये संभाल लूंगा। जय सिंह बाहर गया और सरहद नगर से कुछ नाश्ता खरीद लाया। ललित अभी भी आंगन में था, विचारों में खोया हुआ। पिछली रात की घटनाओं ने उसे बहुत जोर का झटका दिया था। जय सिंह ने उसे नाश्ता दिया। पहले कुछ खा लो। ललित ने जय सिंह को देखा, फिर अपने हाथ में नाश्ते को, और आंसू चुपचाप बह निकले। उसने जय सिंह को सिर हिलाया, लेकिन खुद नहीं खाया। नाश्ता लेकर पिंकी के कमरे के दरवाजे पर गया। उसने दरवाजे पर ध्यान से सुना और फिर धीरे से खटखटाया। धीरे से कहा, पिंकी कुछ खा लो, चले जाओ। पिंकी की गुस्से भरी आवाज कमरे के अंदर से आई। ललित का चेहरा भाव शून्य हो गया और उसने अपना सिर नीचे कर लिया और आंगन के केंद्र में लौट आया, बेहद निराश दिख रहा था। सुबह करीब 10 बजे कई आदमी ललित के घर में घुस आए। नेता एक चालाक दिखने वाला युवक था, जिसकी शक्ल कुछ हद तक सुंदर थी। हालांकि उसकी आंखों में एक द्वेषपूर्ण भाव था जो अरुचिकर था। युवक ललित के घर में भागा और तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा, पिंकी तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आया है। ललित खड़ा हो गया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, पिंकी के कमरे का दरवाजा खुल गया और वो सीधे बाहर भागी और युवक की बाहों में समा गई।
पति, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, पिंकी ने खुशी से कहा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई, युवक ने पिंकी को पकड़कर मुस्कुराया। चलो चलते हैं। हाँ, पिंकी ने जोर से सिर हिलाया। वही रुको, ललित घबरा गया। पिंकी को रोकने के लिए आगे बढ़ा। पिंकी, तुम कहां जा रही हो? मैं अपने पति के साथ जा रही हूं, पिंकी चिल्लाई। तुम क्या काम करते हो? ललित ने युवक को देखते हुए गुस्से से पूछा। मेरा नाम राजेश है, मैं पिंकी का प्रेमी हूं, उस युवक ने ललित को ताना मारते हुए कहा। क्या बात है, तुम पिंकी के भाई हो? हाँ, ये हमारी पहली मुलाकात है और तुम अपने होने वाले जीजा से मिलकर कुछ खास प्रसन्न नहीं लग रहे हो। तुमने ही मेरी बहन पिंकी को धोखा दिया है, ललित दहाड़ा। मैं तुमसे लड़ूंगा, ललित आगे बढ़ा। राजेश को गर्दन से पकड़कर जोर से उसका गला घोंटने लगा। राजेश को इसका अंदेशा नहीं था और वो ललित द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। तुम क्या कर रहे हो? पिंकी चिल्लाई और ललित को दूर खींचने के लिए दौड़ी। उसी समय दो अन्य युवक दौड़कर आए और ललित को लात मारकर दूर कर दिया। मर जाओ, राजेश उछलकर खड़ा हुआ, एक स्टूल उठाया और उसे ललित की ओर दे मारा। नहीं, पिंकी ने तीखी चीख निकाली। हालांकि वो भ्रम में थी, पर वो जानती थी कि ये उसका भाई है। राजेश ने पिंकी की गुहार की परवाह नहीं की, उसने स्टूल को जोर से नीचे मारा। सौभाग्य से जय सिंह ने समय पर कार्रवाई की, अपने पैर से स्टूल को दूर फेंक दिया। राजेश एक पल के लिए रुका, फिर गुस्से में गाली दी। धत तेरे की कमीने, मुझे रोकने की हिम्मत की। राजेश के खत्म करने से पहले जय सिंह ने उसके मुंह पर लात मार दी थी, जिससे राजेश जमीन पर लुढ़क गया। उसके मुंह से खून बह रहा था। जय सिंह ने पहले ही खुद पर नियंत्रण कर लिया था, वरना उस एक लात से राजेश की जान जा सकती थी। किसी को मारने की हिम्मत की, चलो इसे पकड़ते हैं। पीछे से कुछ युवक गुस्से में आगे बढ़े और जय सिंह ने भी कोई नरमी नहीं बरती, स्टूल उठाकर उनके साथ लड़ने लगा। जय सिंह ने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और किसी भी युद्ध कला तकनीक या मंत्र का प्रयोग नहीं किया, बस सेना में प्रशिक्षित अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रयोग करके इन लोगों से लड़ा। फिर भी ये युवक जय सिंह का मुकाबला नहीं कर सके। वे सब दिखावा थे और उनमें कोई दम नहीं था। आमतौर पर वे अपनी संख्या के बल पर लोगों को डराते थे, लेकिन लड़ाई में वास्तव में बेकार थे। जय सिंह ने इन सभी युवकों को जमीन पर गिरा दिया और राजेश ने अब और हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। वो उठा और घबराहट में अपने लोगों के साथ भाग गया। दरवाजे पर वो नाराजगी से कहे बिना नहीं रह सका, बदमाश, तुम बस इंतजार करो, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। पति पिंकी उनके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन ललित ने उसे मजबूती से वापस खींच लिया। तुम कहीं नहीं जा रही हो, ललित ने गुस्से में चिल्लाया। तुम अगले कुछ दिनों तक घर पर रहकर अपने किए पर विचार करोगी, मैं नहीं करूंगी, पिंकी जोर से चिल्लाई। इस बार ललित ने उसके साथ नरमी से व्यवहार नहीं किया और उसे कमरे में खींचकर बंद कर दिया। पिंकी के अंदर हंगामा करने के बावजूद उसने कभी दरवाजा नहीं खोला। जय सिंह आंगन में खड़ा था, उसने धीरे से आह भरी। ऐसी स्थिति का सामना कौन कर सकता है? दोपहर में जय सिंह स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए बाहर गया और पिछली रात के शुरुआती मुकाबलों के बारे में पता चला। पिछली रात के शुरुआती मुकाबलों में विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के 8 गुट शीर्ष 8 में पहुंचे थे। विंध्य प्रदेश में यादव परिवार, सिसोदिया परिवार और वर्मा परिवार निर्विवाद रूप से चुने गए थे। फिर नायक परिवार, होलकर परिवार, अष्टमुखी यमराज चौहान परिवार और लंबे समय से अनदेखे जयंत परिवार आए। अन्य कुलों की बात करें तो सिन्हा परिवार जैसा बड़ा परिवार भी विंध्य प्रदेश के शीर्ष 8 में जगह बनाने में असफल रहा। आज रात नाग प्रमुख सभा का अंतिम कार्यक्रम था और आज रात ही प्रेत तलवार मोहनलाल के प्रकट होने का समय भी था। शाम 5:30 बजे हर्ष हुकुम फिर से लोगों को लेकर जय सिंह को खोजने आया। स्वाभाविक रूप से जय सिंह और माया को आज रात का फाइनल देखने के लिए आमंत्रित करने के लिए। बेशक उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी माया ही थी। जय सिंह ने मना नहीं किया। आज रात सभी मामले समाप्त हो जाएंगे। प्रेत तलवार मोहनलाल के मुद्दे को सुलझाने के बाद जय सिंह फिर
ललित से संबंधित मामलों से निपटेगा। निस्संदेह राजेश और अन्य लोग निश्चित रूप से बर्बाद होने वाले थे। विला में आज रात सामान्य से बहुत अधिक लोग थे, लेकिन अधिकांश केवल अंदर दाव लगा सकते थे। कुछ ही वास्तव में मैच देखने के लिए अंतिम अखाड़े में प्रवेश कर पाए थे। हर्ष हुकुम ने भी कुछ टिकट पाने के लिए काफी प्रभाव का प्रयोग किया था। पूरे रास्ते वो डींगे मारता रहा कि टिकट मिलना कितना कठिन था। लगातार माया के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता रहा। अगर हर्ष हुकुम को पता होता कि उसके सामने खड़ी माया सिर्फ एक शब्द से अंदर के सबसे अच्छे टिकट पा सकती है, तो वो शायद इतना शर्मिंदा होता कि वह किसी छेद में घुसना चाहता। नाग प्रमुख सभा का फाइनल अभी भी उसी स्थान पर आयोजित किया गया था जहां शुरुआती दौर हुए थे। जब तक जय सिंह और अन्य लोग पहुंचे, वो जगह पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। हालांकि अंतिम प्रतियोगिता में केवल 16 गुटों की सेनाएं भाग ले रही थी। वास्तव में शुरुआती दौर में भाग लेने वाले सभी लोग भी आए थे। आखिरकार ये अंतिम कार्यक्रम दोनों प्रांतों के बीच शक्ति वितरण से संबंधित था और दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि हर्ष हुकुम के पास टिकट पाने का साधन था, लेकिन उसकी सीट केवल पीछे की पंक्तियों की ओर थी, जो अभी भी सामने से काफी दूर थी। फिर भी हर्ष हुकुम काफी गौरवान्वित था, क्योंकि यहां प्रवेश करने वाला हर कोई दोनों प्रांतों की एक जानी मानी हस्ती थी। यहां बैठ पाना अपने आप में एक हैसियत का प्रतीक था। कैसा है मई में नाग प्रमुख सभा का दृश्य। हर्ष हुकुम के बगल में बैठे धीर दीक्षित ने गर्व से कहा, जय सिंह, अगर हर्ष हुकुम न होता तो तुम जीवन में कभी भी ऐसी जगह पर प्रवेश नहीं कर पाते। क्या तुम हर्ष हुकुम का धन्यवाद नहीं करोगे? जय सिंह ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका ध्यान उपस्थित लोगों पर अधिक था। सामान्य परिस्थितियों में प्रेत तलवार मोहनलाल को आज रात आना चाहिए। हालांकि चूंकि जय सिंह ने उसे अभी तक नहीं पाया था, वो केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि 16 गुटों के लोग आयोजन स्थल में प्रवेश करने लगे। उनमें से हर्षवर्धन होलकर ने मोटू कालू और उनके समूह को 16 सीटों में से एक पर पहुंचाया। यशवंत यादव भी व्यक्तिगत रूप से लोगों को लेकर आए, जिससे आयोजन स्थल में तुरंत काफी हलचल मच गई, क्योंकि वो आखिरकार विंध्य प्रदेश के शीर्ष क्रम के परिवार का मुखिया था। यशवंत यादव को देखकर माया भी उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। माया को देखते हुए हर्ष हुकुम ने उसके बदलते भावों को देखा और सोचा कि माया दृश्य से अभिभूत हो गई है। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में यशवंत यादव जैसे किसी व्यक्ति को देखना दुर्लभ है। यहाँ ये बुजुर्ग सज्जन मुखिया यादव यशवंत यादव है। हर्ष हुकुम ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग यादव वास्तव में विंध्य प्रदेश में केवल एक हाथ से आसमान को ढक सकते हैं। प्रांत में बड़ी शक्ति रखने वाले नेताओं को भी बुजुर्ग यादव से मिलना कठिन लगता है। आज यहाँ बुजुर्ग यादव को देख पाना भी हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल धीर दीक्षित और भी उत्साहित था। मेरे चाचा भी दिल्ली शहर में एक शीर्ष व्यवसायी माने जाते हैं, लेकिन कई बार यादव परिवार जाने के बावजूद हम कभी बुजुर्ग यादव से नहीं मिले। हम आज यहाँ बुजुर्ग यादव को देख सकते हैं। हम सब हर्ष हुकुम के भाग्य से धन्य है। भीड़ ने ईर्ष्या से आहें भरी। आखिरकार विंध्य प्रदेश में यशवंत यादव का दर्जा अत्यंत ऊंचा था। उनसे मिलना कुछ ऐसा था जिसके बारे में बहुत से लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पूरी प्रक्रिया के दौरान हालांकि माया ने कुछ नहीं कहा, उसकी नजर यादव परिवार के सदस्यों पर टिकी रही। ऐसी स्थिति देखकर धीर दीक्षित मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि माया जाल में फंस गई है। अब उसकी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का समय आ गया है। जहां तक उसके बगल में जय सिन्हा का सवाल है, वो पहले से ही महत्वहीन था। आखिरकार एक बार जब माया जाल में फंस जाएगी तो जय सिन्हा के चले जाने का समय आ जाएगा। माया जी, ऐसा लगता है कि आप यादव परिवार में काफी रुचि रखती हैं। हर्ष हुकुम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं। आखिरकार आपका उपनाम भी यादव है और 500 साल पीछे जाए तो आप एक ही परिवार के थे। ऐसा करते हैं बाद में मैं आपको बुजुर्ग यादव से मिलाने ले जा सकता हूं।
मेरे पिता के यादव परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। माया ने हर्ष हुकुम को अवाक होकर देखा, लेकिन हर्ष हुकुम ने उसकी चुप्पी को सहमति समझ लिया। उसका दिल रोमांचित था, मानो उसने उसे अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। जैसे ही 16 समूह इकट्ठा हुए, उत्तर प्रदेश का एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और धीरे धीरे मंच पर चला गया। विंध्य प्रदेश से यशवंत यादव भी उठे और मंच पर चले गए। वे एक दूसरे के सामने खड़े हुए हाथ मिलाया, मानो वे पुराने दोस्त हों जो लंबे समय से एक दूसरे से नहीं मिले हों। ये कौन है जो बुजुर्ग यादव के साथ खड़ा है? धीर दीक्षित ने आश्चर्य से फुसफुसाया। मैं उन्हें नहीं जानता, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हर्ष हुकुम भी हैरान था। इस समय उनके बगल में बैठे चेतन ने धीरे से कहा, ये उत्तर प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में से राणावत परिवार के मुखिया विक्रमजीत है, जो उनमें पहले स्थान पर है। ये वास्तव में वही है, भीड़ ने आश्चर्य से कहा। विक्रमजीत यशवंत यादव के बराबर का व्यक्ति था। कोई आश्चर्य नहीं कि वो यशवंत यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। विक्रमजीत, जो काफी दमदार किस्म का था, यशवंत यादव के सामने भी एक शक्तिशाली उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहा था। यशवंत यादव के साथ शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद विक्रमजीत सीधे दर्शकों की ओर मुड़ा और जोर से घोषणा की, सबसे पहले इस मई की नाग प्रमुख सभा में आप सभी का स्वागत है। मई की नाग प्रमुख सभा विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आयोजित की जाती है। हालांकि दोनों प्रांतों की बैठकें स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे प्रत्येक प्रांत के आंतरिक मामलों को सुलझाने से संबंधित है। इस मई की नाग प्रमुख सभा दोनों प्रांतों को मिलाकर एक सफलता मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य दोनों प्रांतों के बीच कुछ मुद्दों को हल करना है। विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच हमेशा भाईचारे का रिश्ता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कारणों से कुछ घर्षण हुआ है। बड़े आंदोलनों से सद्भाव को चोट पहुंचना आसान है और ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हमने विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों से परामर्श किया और दोनों प्रांतों के बीच विवादों को निपटाने के लिए इस मई की नाग प्रमुख सभा आयोजित करने का निर्णय लिया। विशिष्ट मुद्दे सभी को पहले से ही ज्ञात है, मैं उस पर और कुछ नहीं कहूंगा। इस बार दोनों प्रांतों के 16 समूह अखाड़े में एक दूसरे से लड़ेंगे। आप दूसरों को चुनौती दे सकते हैं या आप अपनी स्थिति का बचाव कर सकते हैं। जो अंत में मंच पर बने रहेंगे वे विजेता है और विजेता शक्ति के विभाजन सहित सब कुछ तय कर सकेंगे। विक्रमजीत के बोलने के बाद वो स्थान चर्चाओं की गूंज से भर गया। हालांकि मई की नाग प्रमुख सभा के बारे में खबर पहले ही फैल चुकी थी। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि नियम इतने सरल और क्रूर होंगे। ऐसा लगता था कि शुरुआती मुकाबलों जैसी कोई चीज नहीं थी, ये बस एक खुली लड़ाई थी। ये किस तरह के नियम हैं? धीर दीक्षित ने अविश्वास में कहा, इस तरह की प्रतियोगिता का तरीका कहाँ कभी रहा है। विश्व कप में भी समूह मैच क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल होते हैं और विशिष्ट मैच व्यवस्थाओं का पालन करते हैं। कौन कभी इस तरह की अराजक तरीके से लड़ता है? इन नियमों से आसानी से मिलकर हमला करने की स्थिति बन सकती है। क्या सबसे मजबूत व्यक्ति पहले लक्ष्य नहीं बनेंगे? हर्ष हुकुम ने भी त्योरी चढ़ाई और कहा, दुनिया भर के सभी अखाड़ों को देखते हुए मैचों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ये बस हास्यास्पद है। क्या मई की नाग प्रमुख सभा सिर्फ बच्चों का खेल है? माया ने भी थोड़ी त्योरी चढ़ाई। ये किस तरह का नियम था? जय सिंह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पास में बैठे चेतन ने फुसफुसाया, ये नियम वास्तव में इस मई की नाग प्रमुख सभा के लिए सबसे उपयुक्त है। आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सबने इसे सुना। तुम क्या कह रहे हो? धीर दीक्षित ने उसे घूरा। ये किस तरह का नियम है और ये मई की नाग प्रमुख सभा के लिए कैसे उपयुक्त है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चेतन ने धीर दीक्षित पर एक नजर डाली और धीरे से कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों और उत्तर प्रदेश के 10 बड़े परिवारों के बीच का विवाद सिर्फ भूमिगत ताकतों के बीच क्षेत्र पर एक छोटे से संघर्ष के बारे में है? क्या तुम सोचते हो कि बस एक साथ लड़ाई करके और एक विजेता का निर्धारण करके सब कुछ हल किया जा सकता है? अगर ऐसा होता तो 10 बड़े परिवारों और उन तथाकथित नेताओं के बीच
क्या अंतर होता? धीर दीक्षित चौंक गया। तुम्हारा क्या मतलब है? चेतन ने जारी रखा स्पष्ट रूप से। अगर ये पूरी तरह से शक्ति पर आधारित होता तो ये लड़ाई पूरी तरह से अनावश्यक होती। यादव परिवार के स्वॉर्ड सेंट, राणावत परिवार के विक्रमादित्य और हुकुम परिवार के हुकुम सिंह जैसे अथाह हस्तियों के अलावा आपको क्या लगता है कि अपने दम पर सबसे मजबूत कौन है? क्या यह स्पष्ट नहीं है? हर्ष हुकुम ने तुरंत उत्तर दिया, विंध्य प्रदेश का दूसरा स्थान प्राप्त व्यक्ति विक्रम वर्मा और उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान प्राप्त विशेषज्ञ हेमंत हुकुम निश्चित रूप से सबसे मजबूत है। ये सही है। चेतन ने सिर हिलाया। अगर हम विश्व प्रति योग्यताओं के पारंपरिक नियमों का पालन करते तो ये मई की नाग प्रमुख सभा वास्तव में अर्थहीन होती। किसी और को मंच पर आने की आवश्यकता नहीं होती, केवल इन दो लोगों को अखाड़े में लड़ना होता है ना। ये हर्ष हुकुम अचानक निशब्द हो गया। जैसा कि विक्रमजीत ने अभी उल्लेख किया है, ये मई की नाग प्रमुख सभा संघर्षों को हल करने के लिए है। इसका मतलब है यहाँ सभी के बीच संघर्ष है। इन संघर्षों को अखाड़े की लड़ाइयों के माध्यम से बाहर निकालने और हल करने की आवश्यकता है। इसलिए इस बड़ी लड़ाई में सभी को शामिल होना चाहिए। चेतन एक पल के लिए रुका, फिर कहा, वास्तव में कोई नियम न होना ही सबसे बड़ा नियम है। ये मई की नाग प्रमुख सभा न केवल सभी की शक्ति का परीक्षण करती है, बल्कि इन ताकतों के बीच संबंधों का भी। अगर किसी के पास पर्याप्त अच्छे संबंध नहीं है और उसने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें एक सहयोगी हमले द्वारा लक्षित और जल्दी बाहर कर दिया जाएगा। जितने अच्छे संबंध होंगे उतने कम दुश्मन बनेंगे, वे उतने ही लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। अंतिम विजेता शायद सबसे मजबूत न हो, लेकिन निश्चित रूप से वो होगा जिसके सबसे कम दुश्मन होंगे और जो लोगों का विश्वास सबसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। चेतन की व्याख्या सुनकर सभी स्तब्ध थे। जो नियम उन्हें बकवास लग रहे थे, अब इस तरह की व्याख्या के साथ गहरे लग रहे थे। मई की नाग प्रमुख सभा का इतना गहरा महत्व था। जय सिंह ने चेतन पर एक नजर डाली। शांत युवक काफी स्पष्ट रूप से समझता हुआ लग रहा था। तो तुम ये कह रहे हो कि वास्तव में दोनों प्रांतों के 20 परिवार एक साथ आकर चर्चा करके बस मामले को हल करने के लिए एक शक्ति चुनना चाहते थे, बल का प्रयोग करके इसे निपटाने का इरादा नहीं था। हर्ष हुकुम ने असंतोष से कहा, अगर ऐसा है तो वे सीधे उस शक्ति का चयन कर सकते थे। इतना हंगामा क्यों करना? एक परिवार को चुनना आसान है, लेकिन सभी को इससे सहमत कराना इतना आसान नहीं है। चेतन ने अपना सिर हिलाया। दोनों प्रांतों के 20 परिवार सभी एक ही दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते। हर किसी का अपना एजेंडा होता है और उनमें से किसी को भी चुनने से सभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए हालांकि वे सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, सब कुछ का प्रभारी कौन होना चाहिए, ये अभी भी शक्ति पर निर्भर होना चाहिए, जो मई की नाग प्रमुख सभा का असली उद्देश्य है। चेतन को सुनकर सभी को अचानक उसके शब्दों की गहराई का एहसास हुआ। भले ही हर्ष हुकुम बहुत अनिच्छुक था, उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि चेतन का विश्लेषण बिल्कुल सही था। जय सिंह चुपचाप एक तरफ बैठा था। हालांकि चेतन का विश्लेषण गलत नहीं था, लेकिन जो वो देख रहा था वो अभी भी केवल सतह थी। कुछ चीजें थी जिन्हें वो बस नहीं देख सकता था। मई की नाग प्रमुख सभा में वास्तव में प्रेत तलवार मोहनलाल द्वारा गुप्त रूप से घुसपैठ की गई थी। प्रेत तलवार मोहनलाल विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में सब कुछ नियंत्रित करना चाहता था और इस प्रकार उसे इस लड़ाई में अंतिम जीत हासिल करने की आवश्यकता थी। हालांकि मोहनलाल विभिन्न ताकतों के भीतर कहां उभरेगा, जय सिंह ने अभी तक अनुमान नहीं लगाया था। पहले जय सिंह ने अष्टमुखी यमराज या चौहान परिवार के बारे में सोचा था, लेकिन सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद उसने महसूस किया कि इसकी संभावना बहुत अच्छी नहीं थी। न तो अष्टमुखी यमराज और न ही चौहान परिवार के पास दोनों प्रांतों में सभी ताकतों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इसलिए प्रेत तलवार मोहनलाल ने एक और विकल्प चुना होगा। जय सिंह ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की, मोहनलाल के अपनी चाल चलने का इंतजार किया। जैसे ही विक्रमजीत और यशवंत यादव अखाड़े से नीचे उतरे,
नाग प्रमुख सभा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। भीड़ की नजरों के नीचे एक पतला युवक फुर्ती से मंच पर कूद गया, जिससे चारों ओर से तालियां बजी। पतले आदमी ने एक अहंकारी चेहरे के साथ मंच के नीचे हर्षवर्धन होलकर की ओर इशारा किया और उपहास किया, हर्षवर्धन होलकर, तुम्हारा होलकर परिवार अभी अभी विंध्य प्रदेश के 10 बड़े परिवारों में शामिल हुआ है और तुम इस नौसिखिए को मई की नाग प्रमुख सभा में भाग लेने के लिए भेजते हो। क्या ये अन्य परिवारों के प्रति अनादर का संकेत है? चूंकि तुम्हारा होलकर परिवार इतना असभ्य है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे पास ऐसा होने की योग्यता है। हर्षवर्धन होलकर, क्या तुम्हारा होलकर परिवार मेरे वर्मा परिवार से लड़ने की हिम्मत करता है? आसपास की भीड़ तुरंत शोरगुल करने लगी। पतला आदमी विंध्य प्रदेश के वर्मा परिवार का सदस्य था। तार्किक रूप से वर्मा परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश से किसी को चुनौती देनी चाहिए, तो उसकी पहली चुनौती विंध्य प्रदेश के किसी व्यक्ति के खिलाफ क्यों थी? जय सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। होलकर परिवार और वर्मा परिवार लंबे समय से मतभेद में थे और जब होलकर परिवार को 10 बड़े परिवारों में पदोन्नत किया गया तो वर्मा परिवार ने इसका पुरजोर विरोध किया था। यह तब तक नहीं था जब तक यादव परिवार और शमशेर सिसोदिया ने हस्तक्षेप नहीं किया था कि वर्मा परिवार को दबा दिया गया था। बाद में जय सिंह के प्रभाव के कारण वर्मा परिवार ने वास्तव में कुछ समय के लिए खुद को संयमित कर लिया था, लेकिन अब जय सिंह की मौत की अफवाहें फैलने के साथ वर्मा परिवार ने स्थिति का लाभ उठाकर उन्हें कुचलने की मांग करते हुए होलकर परिवार के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। फिर भी जय सिंह ने यह उम्मीद नहीं की थी कि वर्मा परिवार इतना खुलेआम होगा कि वो मई की नाग प्रमुख सभा में होलकर परिवार के खिलाफ अपनी चाल चलेगा। अगर उत्तर प्रदेश के लोग ये देखते तो क्या वे विंध्य की ओर एकता की कमी पर नहीं हंसते? यशवंत यादव और शमशेर सिसोदिया दोनों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, जबकि उत्तर प्रदेश के लोग उपहास कर रहे थे। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी और विंध्य की ओर पहले से ही अंतर्कलह थी, जिससे उत्तर प्रदेश की जीत की संभावना बहुत बढ़ गई थी। हर्षवर्धन होलकर भी गहरी चिंता में था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसे पहला झटका लगेगा। होलकर परिवार में वास्तव में ताकत की कमी थी और कल उनकी उन्नति भाग्य के कारण हुई थी। जय सिंह के बिना उनके पास कोई मजबूत विशेषज्ञ नहीं था। अगर वर्मा परिवार चाहता तो वे निश्चित रूप से सबसे पहले बाहर हो सकते थे। हालांकि चूंकि वर्मा परिवार ने एक चुनौती जारी की थी, वे जवाब देने से बच नहीं सकते थे। हर्षवर्धन होलकर ने अपनी तरफ रोहन सिंह की ओर देखा और फुसफुसाया, सिंह परिवार के मुखिया, मुझे आपको परेशान करना होगा। रोहन सिंह रामपुर शहर के नंबर एक विशेषज्ञ के रूप में पतले आदमी का सामना करने में कोई आत्मविश्वास नहीं था। फिर भी रोहन सिंह धीरे धीरे मंच पर चढ़े और गहरी आवाज में कहा, रामपुर शहर का रोहन सिंह, मैं वर्मा परिवार के सम्मानित विशेषज्ञ से विनम्रता पूर्वक निर्देश का अनुरोध करता हूं। मैंने सोचा था कि ये वज्रपाणी वासुदेव होगा, लेकिन ये सिर्फ तुम हो, एक बेकार कचरे का टुकड़ा बस मौत को बुलावा दे रहा है। पतले आदमी ने अहंकार से कहा, रोहन सिंह, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अभी घुटने टेको और हार मान लो और मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के जाने दूंगा। अन्यथा मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी युद्ध कला आज यहां पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। रोहन सिंह का चेहरा बर्फीला हो गया जब उसने गहरी आवाज में कहा, युद्ध कला का अभ्यास करने वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से साहस होना चाहिए, बिना किसी डर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई लड़ाई में लड़खड़ाता है, बिना लड़े आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसे एक योद्धा का मार्ग कैसे माना जा सकता है? वर्मा परिवार में कई विशेषज्ञ हैं, फिर भी मुझे आश्चर्य है कि आप युद्ध कला के इस सिद्धांत को समझने में असफल हैं। आज मई की नाग प्रमुख सभा में जहां दोनों प्रांतों के गुरु इकट्ठे हुए हैं, आपके द्वारा बोले गए शब्द पूरी तरह से हास्यास्पद है। वास्तव में वर्मा परिवार के नाम पर एक अपमान है। पतले आदमी ने रोहन सिंह का अपमान करने का इरादा किया था, लेकिन इस तरह की तीखी फटकार के बाद वो निशब्द हो गया। क्रोधित और अपमानित पतले आदमी ने कठोरता से कहा, रोहन सिंह, एक योद्धा के रूप में तेज तर्रार होने का क्या मतलब है?
चूंकि हम मंच पर हैं तो बकवास बंद करते हैं, देखते हैं कि मुक्कों और लातों के माध्यम से कौन श्रेष्ठ है। एक गुस्से वाली चीख के साथ पतला आदमी रोहन सिंह की ओर दौड़ा, उस पर मुक्कों और लातों की बौछार कर दी। रोहन सिंह ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और हमले का सामना करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। पतले आदमी के लगातार हमलों को रोक दिया। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन आखिरकार पतले आदमी को व्यक्तिगत रूप से विक्रम वर्मा द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिसके पास रोहन सिंह की तुलना में कहीं अधिक युद्ध का अनुभव था। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चली इससे पहले कि रोहन सिंह को पतले आदमी द्वारा छाती में लात मारी गई और वो कई कदम पीछे हट गया। रोहन सिंह ने एक मुंह खून थूका, उसका रंग पीला पड़ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, वर्मा परिवार की युद्ध कला वास्तव में श्रेष्ठ है, मैं हारता हूं। रोहन सिंह के बोलने से पहले पतला आदमी अचानक उसके सामने आ गया और अपने हाथ के एक और वार से रोहन सिंह की छाती पर प्रहार किया। रोहन सिंह समय पर बचाव नहीं कर सका और पतले आदमी की हथेली से उड़कर जमीन पर गिर गया और कई मुंह ताजा खून थूका। उसका रंग सुनहरा पीला था और वो सांस के लिए हाँफ रहा था, मौत के कगार पर। घटना स्थल पर हंगामा मच गया। हर्षवर्धन होलकर अचानक खड़ा हो गया। गुस्से में वर्मा सिन्हा परिवार के मुखिया ने पहले ही हार मान ली है। तुम अभी भी इतना क्रूर प्रहार क्यों कर रहे हो? अडिग पतले आदमी ने उपहास किया। क्या उसने हार मान ली? मैंने ये नहीं सुना। उसने केवल मेरे वर्मा परिवार की युद्ध कला की श्रेष्ठता की प्रशंसा की। लेकिन इस मंच पर क्या मुझे सिर्फ इसलिए रुक जाना चाहिए क्योंकि उसने मेरी तारीफ की? ये ऐसे काम नहीं करता, तुम नीच हो। हर्षवर्धन होलकर ने गुस्से में चिल्लाया। अपने शब्दों पर ध्यान दो होलकर, पतले आदमी ने ठंड से जवाब दिया। अगर तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते तो ऊपर आओ और खुद मुझसे लड़ो। अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो अपना कुत्ता मुंह बंद करो या बात करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को ढूंढो। ये मई की नाग प्रमुख सभा है जहां मुख्य बात करते हैं। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो दफा हो जाओ। हर्षवर्धन होलकर गुस्से से आग बबूला था, लेकिन खुद को जवाब देने में असमर्थ पाया। जय सिंह के बिना उनकी तरफ कोई दुर्जय उपस्थिति नहीं थी। फतेह सिंघानिया परसों रात हार गया था और अब रोहन सिंह भी गिर गया था। एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति वजपानी वासुदेव था। फिर भी वजपानी वासुदेव की ताकत यहां बमुश्किल ध्यान देने योग्य थी। क्या वजपानी वासुदेव को बहुत जल्दी मैदान में उतरना चाहिए और हार जाना चाहिए? होलकर परिवार के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचेगा और उन्हें जल्दी ही बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात है, अब बोलने की हिम्मत नहीं रही। पतले आदमी ने उपहास किया। होलकर, उस स्तर की क्षमता के साथ तुमने मई की नाग प्रमुख सभा में भाग लेने की हिम्मत की। क्या ये सिर्फ अपमान मांगना नहीं है? क्यों तुम भीड़ के सामने अपना चेहरा खोना चाहते हो? भीड़ तुरंत हंसी में फूट पड़ी। कई लोग होलकर परिवार को तिरस्कार से देख रहे थे। उनके विचार में होलकर परिवार का 10 बड़े परिवारों में शामिल होना पूरी तरह से यादव परिवार और सिसोदिया परिवार के समर्थन के कारण था और होलकर परिवार की अपनी ताकत इस पद के लायक होने के लिए अपर्याप्त थी। इस प्रकार कई लोगों ने होलकर परिवार के दर्जे को स्वीकार नहीं किया। अब वर्मा परिवार द्वारा सभी के सामने होलकर परिवार का अपमान करने के साथ ये भीड़ के लिए एक खुशी का अवसर था, जिन्होंने सभी ने होलकर परिवार के अपमान का आनंद लिया।